वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। यानी कि पावर शेयरिंग चैप्टर को कंप्लीटली यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी किताब से। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के साथ साथ। तो यहां पर हम लोग जब ये चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये पावर शेयरिंग शब्द आता है कि भाई ये पावर शेयरिंग क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर का ओवरव्यू हमें दिखता है। चैप्टर के ओवरव्यू में आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक तरीके से मैं समराइज करूं तो कहता है कि देखो, पिछले साल क्लास 9th में हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारी बातें जानी थी। डेमोक्रेसी क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे डेमोक्रेसी काम करता है, तरह तरह की चीजें हमने पढ़ी थी। उसी पढ़ाई को हम आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 10th में भी हम लोग डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स को, कुछ बातों को जानने वाले हैं। तो यहां पर एक प्रकार से हम क्या बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। समझ गए? पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, और इसके साथ साथ पावर शेयरिंग के क्या रीजंस होते हैं, पावर शेयरिंग किस प्रकार से डेमोक्रेसी में होती है, ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? पावर शेयरिंग, ये जो शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हिंदी में जो शब्द है, हिंदी में अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको शब्द मिलेगा सत्ता की साझेदारी। मतलब जो सत्ता है, यानी जो पॉलिटिकल पावर है, उस पॉलिटिकल पावर में पार्टिसिपेशन या फिर साझेदारी की बात हो रही है, शेयरिंग की बात हो रही है। और ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, शेयरिंग कैसे होता है। तो भाई देखो, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है, यहां पर तो आपको एक तरीके से पता है कि सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, पॉलिटिकली इक्वल हैं। सब लोग एक एक वोट दे सकते हैं, वोट दे करके सरकार बनाते हैं, और सभी लोगों के वोट का वैल्यू बराबर होता है। चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, किसी भी रीजन के हों, कोई भी भाषा बोलते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कंट्री में सभी लोग बराबर हैं। और यही एक प्रकार से हम लोग यहां पर जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है कि सभी लोगों को बराबर मान करके सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जा रहा है, एक तरीके का पावर शेयरिंग होता है कि भाई सभी लोगों में पावर को, जो सत्ता है, पॉलिटिकल पावर है, उसको बांट दो। ये एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया, लेकिन इसी चीज को आगे हम लोग इलेबोरेट करके अच्छी तरीके से आइए पढ़ते हैं। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग जब शुरू करते हैं तो यहां पर हमें दो देशों की कहानी पढ़नी है। एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। इन दो देशों की कहानी के जरिए हम लोग इस कंसेप्ट को, पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम देश कैसा है, कौन लोग रहते हैं, ये सारी बातें, और उसके बाद हम लोग श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग बेल्जियम को देखना चाहें तो बेल्जियम का नक्शा यहां पर आप लोग देख सकते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक देश है, और यूरोप में ये जो देश है चार देशों से घिरा हुआ है। और ये चार देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और साथ में फ्रांस। ये चार देश हैं जिनसे कि बेल्जियम की सीमा लगती है। और यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्यू का क्वेश्चन बनता है। आपको इन चारों में से कोई देगा और बोलेगा कि कौन से देश हैं, चार ऑप्शन एमसीक्यू में आता है कि भाई कौन सा देश है जिसके साथ बेल्जियम की सीमा लगती है या फिर नहीं लगती है, ये पूछ देगा। अब बेल्जियम को अगर आप लोग साइज के हिसाब से देखें तो भारत में जो हमारा राज्य है हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य से भी छोटा है। हरियाणा जितनी साइज भी नहीं है बेल्जियम की, हरियाणा से भी छोटा देश है ये बेल्जियम। और इसका जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का कितना है, आधा है। तो एक तरीके से हरियाणा के साइज का देश है, हरियाणा से छोटा देश है, 1 करोड़ की लगभग आबादी है, और ये कहां पर है, यूरोप में है, और साथ में चार देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है? अब यहां पर अगर हम लोग बेल्जियम के समाज की बात करते हैं तो बेल्जियम के समाज में जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर यह शब्द आता है एथनिक। अब भाई एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का सिंपली अगर हम लोग समझे तो जातीय संरचना की बात होती है। मतलब यहां पर कहता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर।
मतलब कि कल्चर के आधार पर एक प्रकार का सोशल डिवीजन। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चरल और बोथ। मतलब कि जो लोग एक एथनिक ग्रुप में आते हैं वो एक तरीके से मानते हैं कि हम लोग एक डिसेंट के हैं या फिर हमारा कल्चर सैकड़ों हजारों सालों से सेम रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जैसे फ्रांस, यहां पर बेल्जियम में हम लोग फ्रेंच लोगों को देखेंगे, डच लोगों को देखेंगे कि भाई फ्रेंच आपको एक ग्रुप है, डच एक ग्रुप है, तो ये एक यूनिट मानते हैं खुद को कि हम लोग क्या हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं। और डच लोग खुद को एक कम्युनिटी के लोग मानते हैं। समझ गए? तो यही चीज आपका यहां पर है। और देखिए यहां पर एथनिसिटी का मतलब ये नहीं होता है कि ये रिलीजन या फिर नेशनलिटी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपका रिलेटेड हो हमेशा। ठीक है, अब यहां पर आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये देश है बेल्जियम देश, इसके एथनिक कंपोजिशन को समझ लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो जानकारी दी गई है उसको देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहां पर कहता है कि जो बेल्जियम की आबादी है उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब भैया ये फ्लेमिश रीजन देख लो, यहां पर अगर तुम देखो तो ये जो येलो वाला रीजन है ये हमारा फ्लेमिश रीजन है। यहां पर कितने लोग रहते हैं, यहां पर 59% लोग रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसके बाद यहां पर जो हमारा बाकी के लोग हैं उनमें से 40%, मतलब कि जो पूरा देश है उसका जो 40% आबादी है वो वेलोनिया रीजन में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है। कौन सा रीजन, वेलोरिया रीजन। लैंग्वेज कौन सा, फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो रेड कलर में रीजन है ये हमारा वेलोनिया रीजन है और यहां पर जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देश की आबादी की 40% लोग यहां पर रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बाकी के जो लोग बचे, करीब 1% के लोग बचे, वो आपको जर्मन भाषा बोलते हैं। समझ गए, जर्मन भाषा बोलते हैं और वो कहां रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं। ये जो रीजन आप यहां पर देख रहे हैं ना, इस रीजन में यहां पर रहते हैं जर्मन स्पीकिंग लोग। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स कहां पर है, ये वाला रीजन है ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स का जो एथनिक कंपोजिशन है वो पूरे देश से डिफरेंट है। यहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। मतलब कि पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो डच भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं, मेजोरिटी में हैं। लेकिन जो राजधानी है ब्रसेल्स वहां पर डच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं। इसी प्रकार से जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो पूरे देश के लेवल पर माइनॉरिटी में हैं, लेकिन वो राजधानी ब्रसेल्स में मेजोरिटी में। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो यहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी है, फ्रेंच लोग जो हैं वो ज्यादा रिच हैं और ज्यादा पावरफुल है। वो ज्यादा पावरफुल हैं, पॉलिटिकल पावर उनके पास बहुत ज्यादा है। और ये चीज डच भाषा बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं आती थी। डच कम्युनिटी के लोग इस चीज को रिजेंट करते थे। समझ गए, और ये जो डच लोग थे ये रिजेंट क्यों करते थे, क्योंकि इनको ये इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता था, इनको एक प्रकार से उतना पावर इनके हाथ में नहीं था। तो आगे चलकर धीरे धीरे बाद में जाकर ये डच कम्युनिटी को ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा मिला, एजुकेशन का फायदा मिला, और जब तक इनको फायदा नहीं मिला था तब तक ये काफी इस चीज को रिजेंट कर रहे थे। और ये जो एक प्रकार का सिचुएशन था, जो आपस में टेंशन था डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, ये काफी हाई था 1950s में और 1960s में। इस चीज की वजह से ब्रसेल्स में काफी एक तरीके से हम कह सकते हैं हाई टेंशन हुआ करता था और इसके साथ यहां पर बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो यहां पर वही बात कही गई है कि ब्रसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि जो डच स्पीकिंग लोग थे वो यहां पर माइनॉरिटी में थे, बल्कि पूरे देश में जो डच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। अब यहां पर आपने क्या किया, बेल्जियम की कहानी पढ़ ली, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देख लिया, उस कंट्री को समझ लिया। एक बार शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बेल्जियम का नक्शा है। बेल्जियम में अगर हम लोग देखें तो कहां पर है,
यूरोप में है। साइज कितना है, हरियाणा से भी छोटा है। आबादी कितनी है, 1 करोड़ के लगभग है। और यहां पर एथनिक कंपोजिशन क्या है भाई, 59% लोग डच हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन ये येलो वाला रीजन यानी कि, और 40% जो फ्रेंच लोग हैं वो वेलोनिया में रीजन में रहते हैं, ये वाला रीजन। और 1% लोग हैं जो कि जर्मन भाषा बोलते हैं, वो यहां पर रहते हैं, इस रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एथनिक कंपोजिशन हो गया पूरे कंट्री का। लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, यहां पर है ब्रसेल्स राजधानी। इस ब्रसेल्स में 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहां पर पूरा सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, और वो जो डच कम्युनिटी के लोग हैं वो पहले के जमाने में बहुत ही एक तरीके से कमजोर हुआ करते थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होता था, वो उतने अमीर नहीं थे। तो इसकी वजह से एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट हुआ करता था डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम अपने दूसरे देश की बात कर लेते हैं। और ये दूसरा देश कौन सा है, हमारा दूसरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका देश के बारे में आप सभी को पता होगा क्योंकि श्रीलंका देश हमारा पड़ोसी है और बिल्कुल हमारे निकट बगल में मौजूद है। तमिलनाडु राज्य से थोड़ा सा आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको श्रीलंका देश मिल जाएगा। ठीक है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन कहने का मतलब क्या है, चारों तरफ से उसकी सीमा समुद्री सीमा है, कोई भी कंट्री के साथ वो अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, आगे कहता है कि इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जो हमारा श्रीलंका देश है उसमें करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं जो कि हरियाणा राज्य की आबादी के बराबर है। कहता है कि लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया रीजन कहता है, साउथ एशिया रीजन कहने का मतलब क्या है, मतलब जो ये इंडिया और इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं इसको हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार भी इंक्लूड होता है, बहुत लोग करते हैं बहुत लोग नहीं करते हैं। फिर आपको श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब कंट्रीज को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ एशिया रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर आपको डाइवर्स पॉपुलेशन मिलेंगे। इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान में भी डाइवर्सिटी है, और साथ में हमारे बगल में जो बांग्लादेश है वहां पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो श्रीलंका में भी क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है। कैसे डाइवर्सिटी है, तो यहां का भी हम लोग एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। यहां की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका में जो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है वो है सिंहला स्पीकर्स का, मतलब सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों का, जिनकी आबादी है 74%। 74% श्रीलंका की आबादी कौन सी भाषा बोलती है, सिंहला भाषा बोलती है। और साथ में यहां पर बाकी लोग जो हैं 18% पॉपुलेशन वो तमिल भाषा बोलते हैं। अब यहां पर जो लोग तमिल भाषा बोलते हैं इस ग्रुप को भी 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप है वो है तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री, मतलब जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल भाषा बोलने का काम करते हैं, वो हैं आपको श्रीलंकन तमिल्स, मतलब कि वो वहीं के मूल निवासी हैं, हजारों सालों से उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पर रहते आए हैं। उनकी आबादी देश की आबादी में 13% है। और यहां पर दूसरी तरफ एक और ग्रुप है जिसमें कि आ जाते हैं वैसे तमिल बोलने वाले लोग जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से गए हुए हैं। जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था तो उस समय उन्होंने श्रीलंका के ऊपर भी कब्जा किया था और वो यहां से तमिलनाडु से लोगों को ले जाकर के श्रीलंका में मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे। और वो लोग जब वहां गए तो वहीं रह गए, वहीं पर बस गए। उनके जो वंशज हैं, उनके बेटा बेटी पोता पोती नाती नतनी जो भी होते हैं, सारे लोग वहीं पर रह गए और वो लोग कहलाने लगे इंडियन तमिल। इनकी आबादी कितनी है भाई, करीब 5%, श्रीलंका की टोटल आबादी में से 5%। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आप नक्शा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन सी आबादी रहती है।
ये नक्शा आप यहां पर देख रहे हैं, जो येलो वाला रीजन है, ये येलो रीजन दिखा रहा है कि सिंहला भाषा बोलने वाले लोग यहां पर रहते हैं। जो यहां पर ये रेड वाला रीजन है, ये दिखा रहा है कि श्रीलंकन तमिल यहां पर रहते हैं। और ये जो डार्क मरून कलर आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला या फिर आपको ये वाला, ये आपको यहां पर रहते हैं इंडियन तमिल, ठीक है। और साथ में जो ये छोटे छोटे पैचेज हैं, ये आपको यहां पर मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, एथनिक कंपोजिशन को और भी डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर कहता है कि श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। हमने एक प्रकार से मैप में दिखा दिया कि श्रीलंकन तमिल क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में, कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट में मौजूद हैं, ठीक है। आगे कहता है कि मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिंहला भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और वहीं जो तमिल्स हैं, ये तमिल्स आपको हिंदू हो सकते हैं या फिर मुस्लिम हो सकते हैं। ज्यादातर तमिल बोलने वाले लोग या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम हैं। इसी प्रकार से देश में, श्रीलंका में करीब 7% क्रिश्चियंस रहते हैं, जो कि कुछ लोग उसमें से तमिल भाषा बोलते हैं और कुछ लोग सिंहला भाषा बोलते हैं। तो ये हो गई आपके श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो श्रीलंका का हम लोग कंपोजिशन यहां पर देख लेते हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका क्या है भाई, आइलैंड कंट्री है एशिया में, तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर है, पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। और यहां पर एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो सिंहला भाषा बोलने वाले लोग 74% आबादी है, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी 18% है, ये हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं या फिर क्रिश्चियन धर्म को मान सकते हैं। और हां, कुछ क्रिश्चियंस हैं जो कि सिंहला भाषा बोलते हैं, तो वो लोग इसमें भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहां पर बात करें तो तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल कम्युनिटी है, इसको भी 2 ग्रुप में हम बांट सकते हैं। पहला आपके श्रीलंकन तमिल और दूसरे हो गए इंडियन तमिल। 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल। तो यहां पर आपको इसके बाद आ गए क्रिश्चियन 7%, जो कि तमिल भाषा भी बोलते हैं, सिंहला भाषा भी बोलते हैं। तो यहां पर एथनिक कंपोजिशन में आपको दिख रहा है कि यहां पर लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी है, यहां पर रिलीजन के आधार पर डाइवर्सिटी है, यहां पर रीजन के आधार पर भी डाइवर्सिटी है कि भाई यहां पर आपके सिंहला भाषा बोलने वाले रहते हैं, यहां पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, यहां पर इंडियन तमिल रहते हैं। तो हर तरीके से आपको यहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है श्रीलंका में, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों को हमने देख लिया, समझ लिया कि कहां पर किस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन है। अब यहां पर आपसे एक सवाल पूछता है कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इस तरीके के सिचुएशन में क्या हो सकता है, देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, यह चीज हमें समझना है। कहता है कि इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। हमने देखा बेल्जियम में कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो मेजोरिटी में है, तो वो अपने विल को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर फोर्स कर सकते हैं और फ्रेंच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी को फोर्स कर सकते हैं कि जो डच कम्युनिटी बोलेगी वही होगा, वैसा ही काम किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर काम किया जाए तो यहां पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और एक प्रकार से पूरे देश में सिविल वार छिड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो सिंहला कम्युनिटी है इसके पास तो और भी ज्यादा मेजोरिटी है, और ज्यादा मेजोरिटी होने के कारण क्या है, यहां पर आपको ये अपनी बात को ज्यादा फोर्सफुली लागू कर सकते हैं और यहां पर फिर से वही सिचुएशन हो सकता है, लोगों में झगड़े हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं और साथ में सिविल वार हो सकता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि दोनों देशों ने अपने समाज में जो ये एथनिक कंपोजिशन है, ये डाइवर्सिटी है, इसको हैंडल कैसे किया। अब यहां पर अगर हम लोग बढ़े तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका की, कि श्रीलंका ने क्या किया अपने देश में। टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। हिंदी में टॉपिक इसको कहेंगे बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि भाई जब किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी रीजन में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो अपनी बात को जबरदस्ती लागू करती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को फोर्स करती है कि भाई तुमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस प्रकार का जब व्यवस्था चलता है तो उसको हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं।
बहुसंख्यकवाद कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं है, मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी बात को फोर्स करेगी, तो ये चीज आपका हो गया मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, अब यहां पर टॉपिक क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या हुआ, बहुसंख्यकवाद हुआ। कैसे हुआ, आइए समझते हैं। यहां पर कहता है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में आजाद हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1948 में आजाद हुआ था। अब यहां पर देश जब आजाद हुआ तो जिस प्रकार से इंडिया में आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहां पर चुनाव की व्यवस्था बनी, सारे नियम कानून बनाए गए, उसी प्रकार से श्रीलंका में भी यही व्यवस्था चल रही थी। वहां पर भी देश आजाद होने के बाद कानून बनाने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया जा रहा था। तो वहां पर जो सिंहला कम्युनिटी के लोग थे, जो सिंहला लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने देश में सिंहला कम्युनिटी का डोमिनेंस रखेंगे। मतलब कि यहां पर श्रीलंका जो देश है, वहां पर सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए क्या किया जाएगा, जो सिंहला कम्युनिटी है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसकी बातों को स्वीकार किया जाएगा और बाकी सभी कम्युनिटीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर जो सरकार बनी, चुनाव के बाद सरकार आई, उसने कई सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए ताकि सिंहला कम्युनिटी का सुप्रीमेसी लागू किया जा सके। मतलब जो सिंहला कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ उनकी बात मानी जाएगी, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाकी कम्युनिटी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएगी। इस प्रकार की पॉलिसी यहां पर उन लीडर्स के द्वारा बनाई गई थी। इस काम के लिए 1956 में एक्ट पास किया गया, एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि सिंहला भाषा को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कि जो सिंहला भाषा है, सिर्फ और सिर्फ वही एक भाषा है जो कि श्रीलंका में बोली जाएगी, पढ़ी जाएगी, सरकार मान्यता देगी। बाकी किसी भी लैंग्वेज को सरकारी नौकरी के लिए, सरकार के कामकाज में या फिर किसी भी तरीके से मान्यता नहीं मिलेगा। जैसे हम अपने देश में आसानी से कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सरकारी एग्जाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसी आजादी वहां पर नहीं दी गई थी। बल्कि वहां पर बहुत सारे ऐसे रोक टोक लगाए गए थे कि आप सिंहला भाषा के अलावा किसी और भाषा में काम नहीं कर सकते थे। अब यहां पर कहता है कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। देखिए पॉइंट है कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई कि भाई अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो सिंहला भाषा बोलने वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। कहीं पर सरकारी नौकरी में किसी को रखा जाएगा तो सिंहला भाषा बोलने वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाएगा और तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार का यहां पर कानून बनाया गया। इसके साथ ही जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें यह बात भी हाईलाइट किया गया कि जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और फोस्टर करेगी, मतलब एक प्रकार से बढ़ाने का काम करेगी। मतलब रिलीजन के आधार पर भी यहां पर भेदभाव करने का काम किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके हिसाब से। अब यहां पर क्या हुआ, ये सारे जो गवर्नमेंट के मेजर्स आए, सरकार ने ये सारे जो डिसीजन लिया, इन सभी डिसीजन की वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी जो लोग थे जो कि तमिल भाषा बोलते थे, तमिल कम्युनिटी थी, उनको एक तरीके से एलिनेशन फील होने लगा कि यार ये सरकार हम लोगों के साथ बहुत भेदभाव कर रही है, हम लोगों को नौकरी नहीं देती है, हम लोगों को पढ़ने नहीं देती है, हम लोगों को कुछ नहीं करने देती है, हम लोगों को अपना मानती तक भी नहीं है। तो ये चीज भावना तमिल भाषियों के बीच में फैलने लगी, लोगों में फैलने लगी। अब यहां पर कहता है कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वे आर सेंसिटिव टू देयर डिमांड्स। यहां पर जो श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषी लोग थे, उनको यहां पर यह फील होने लगा कि जो भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी में सिंहला भाषा बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कि बुद्धिज्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो हमारी बातों को सुन भी नहीं रहे हैं, हमारी बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज को बिल्कुल भी आदर नहीं दे रहे हैं, उसका कोई भी रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको आवाज उठाना पड़ेगा।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक तरीके से उन्होंने देखा, जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने देखा कि हर जगह पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे कि हम लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, इसके साथ ही यहां पर हम लोगों को जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलने में, जैसे एडमिशन में या फिर किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटी में प्रेफरेंस मिल रहा है, हमारे इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से यहां पर जो तमिल रीडर्स थे उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपना आवाज उठाना शुरू किया। और इस प्रकार के भेदभाव का रिजल्ट यह भी हुआ कि जो तमिल कम्युनिटी थी और जो सिंहला कम्युनिटी थी उनके बीच में एक प्रकार का तनाव होने लगा, टेंशन होने लगा। लोग एक दूसरे को हेट करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए और लड़ने झगड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के सामने हो गई थी, क्योंकि एक कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने खुद के पार्टीज लॉन्च किए, स्ट्रगल लॉन्च किया, ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सके, उसके लिए आंदोलन किया जा सके। और साथ में वो चाहते थे कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले और साथ में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले उनको एजुकेशन और जॉब्स के मामले में। इसके साथ ही वो चाहते थे कि जो प्रोविंसेस हैं उनको यहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए, मतलब कि जिन इलाकों में तमिल्स रहते हैं उन इलाकों को रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए। जैसा हमारे देश में राज्य होते हैं उसी प्रकार के वहां पर राज्य बनाने की या फिर किसी प्रकार के छूट देने की ये लोग मांग कर रहे थे, ताकि ये अपने जो कामकाज हैं, अपना जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो तमिल लीडर्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, उनके क्या डिमांड थे सरकार से, वो क्या चाहते थे। इसी प्रकार से ऊपर जो 1956 का एक्ट था उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे वो भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो आगे कहता है कि बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसके बाद क्या हुआ, जब कई सालों तक आंदोलन करने के बाद यहां पर तमिलों की बात नहीं सुनी गई, उनकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बात करने लगे, इस प्रकार से वो काम करने लगे कि भाई अब हमको भाई तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तुम रखो, तुम अपना देश संभालो, हमको अब अलग देश चाहिए। हमको क्या चाहिए, तमिल इलम चाहिए, मतलब एक तमिल कंट्री चाहिए, तमिल देश चाहिए जो कि तुमसे अलग होगा, हम लोग अपना देखेंगे। और यहां पर ये लोग अब काम करने लगे अपना एक अलग कंट्री बनाने के लिए, यानी देश को तोड़ने के लिए काम करने लगे कि भाई हमारे कल्चर को, हमारे लैंग्वेज को तुम सम्मान दे नहीं रहे हो, हमारी कोई बात तुम मान नहीं रहे हो, तो तुम्हारे साथ हम कैसे रह सकते हैं। हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, हमें तुम आजाद कर दो, हम अपना देश खुद चलाएंगे, तुम अपना देश खुद से चलाओ। ठीक है, तो ये चीज यहां पर डिमांड होने लगी, यहां पर ये सारे लीडर्स क्या करने लगे, इस चीज के लिए काम करने लगे। अब यहां पर कहता कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. यहां पर जो दोनों कम्युनिटीज बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे, दोनों के डिमांड इस प्रकार के हो चुके थे कि वो एक दूसरे के साथ बात तक करने को तैयार नहीं थे, उससे ये पूरा मामला लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गया और आगे चलकर के पूरे कंट्री में सिविल वार छिड़ गया। सिविल वार मतलब गृह युद्ध, मतलब एक ही कंट्री में, एक ही देश में रहने वाले लोग आपस में लड़ने झगड़ने जब लगते हैं तो उसको हम लोग गृह युद्ध बोलते हैं या फिर सिविल वार बोलते हैं। यहां पर क्या हो गया, सिविल वार हो गया। तमिलनाडु सॉरी श्रीलंका में जो तमिल लीडर्स थे, तमिल लोग थे और जो सिंहला लोग थे, वो आपस में ही फाइट करने लगे। इस फाइट के कारण दोनों कम्युनिटीज के हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा और बहुत सारे लोग जो थे उनका घर बार चला गया, रोजी रोटी चली गई, वो लोग सड़क पे आ गए। तो बहुत तरीके से देश को नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को लॉस हुआ, दोनों कम्युनिटी को लॉस हुआ, क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लोगों की जिंदगी एक प्रकार से बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर देखें, आपने पहले
पहले क्या आपने चैप्टर 1 जब आप पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें आप लोग पढ़िएगा कि देखिए श्रीलंका कितना अच्छा काम कर रहा है, श्रीलंका जो कंट्री है वहां पर कितना अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वहां पर सोसाइटी में कितना इंप्रूवमेंट है, ये सारी बातें। तो ये सब चीजें जो फायदा हुआ था, एक तरीके से श्रीलंका काफी अच्छा काम कर रहा था, वो सब मिट्टी में मिल गया, वो सब एक प्रकार से खराब हो गया, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से गृह युद्ध छिड़ गया, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और अंत में जाकर के 2009 में किसी प्रकार से डील करवा करके यह गृह युद्ध को खत्म किया गया था, गृह युद्ध को शांत किया गया था। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, श्रीलंका की हालत हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर मेजोरिटेरियनिज्म लागू किया गया था, पावर शेयरिंग लागू नहीं किया गया था, इक्वल यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिला था लोगों को, इस वजह से। तो पावर शेयरिंग का एक आपने एग्जाम्पल देखा, नहीं होता है तो क्या हो सकता है। अब यहां पर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कि यहां पर अब हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं कि भाई बेल्जियम ने अपने देश का एथनिक कंपोजिशन डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल किया। तो यहां पर जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता अपनाया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका का रास्ता था, उससे बिल्कुल उल्टा रास्ता इन्होंने अपनाया। बेल्जियम के लीडर्स ने यह देखा कि भाई हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, रीजनल लेवल पर डाइवर्सिटी है, कल्चर के आधार पर डाइवर्सिटी है, और इसको यहां पर बेल्जियम के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया कि हां भाई है तो है। तो यहां पर क्या किया गया, इन्होंने यह रास्ता अपनाया कि हम ऐसे डिसीजंस लेंगे या फिर इस प्रकार से सरकार चलाएंगे कि सभी लोग एक देश में एक साथ रह सकें और सभी के कल्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कल्चर को मान्यता देंगे, सम्मान देंगे, ताकि किसी भी को किसी भी प्रकार का एलियनेशन फील ना हो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कहता है कि इसीलिए 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियम की सरकार थी या फिर बेल्जियम के लीडर्स थे, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया या फिर उसमें 4 बार सुधार किए, ताकि एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट तैयार कर सके, ऐसा व्यवस्था बनाया जा सके या फिर ऐसे सुधार लागू किए जा सके, ताकि सभी लोग एक साथ एक ही देश में रह सके और किसी को किसी भी प्रकार का एलिनेशन ना फील हो या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। मतलब यहां पर जो तरीका बनाया गया सरकार चलाने का, वो एक तरीके से बहुत ही इनोवेटिव था, जो कि इसी देश में लागू है, और जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं लागू की गई है। शायद किसी देश में फिर लागू की गई हो, वो उसके बारे में बात अलग है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो बेल्जियन मॉडल है, यानी कि बेल्जियम में जो व्यवस्था चल रही है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे यहां पर नियम कानून है, इसको जरा सा समझते हैं। मतलब सिंपली कहें तो यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि जो बेल्जियम देश है, यहां पर सरकार कैसे काम करती है, मतलब कि सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में क्या नियम कानून है। तो सबसे पहली बात यहां पर कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बेल्जियम में, उसमें यह तय किया गया है कि जो यहां पर डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और साथ में फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें जो मिनिस्टर्स की संख्या होगी, उसमें से आधे बनेंगे फ्रेंच स्पीकिंग, आधे बनेंगे डच स्पीकिंग। ठीक है, मतलब कि वहां पर उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। और यहां पर कुछ खास कानून भी बनाए गए हैं, ताकि यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, उसमें मतलब कि कोई अगर कानून पास करना है तो उसमें किसी एक लैंग्वेज के मेजॉरिटी लेकर के कानून को पास नहीं किया जा सकता है, दोनों कम्युनिटी का मेजॉरिटी होगा तभी उस कानून को पास किया जा सकता है या फिर उसको लागू किया जा सकता है। मतलब कि कोई एक कम्युनिटी अपनी मर्जी से अपने डिसीजन को लागू नहीं कर सकती है, जब तक दोनों कम्युनिटी तैयार नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर जो सरकार है,
जो ये सरकार है आपके बेल्जियम की सरकार, इसने यहां पर रीजनल डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे देश में वेलोनिया रीजन है, फ्लेमिश रीजन है, जहां पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके कल्चर अलग अलग हैं। तो यहां पर जैसे भारत में राज्य बनाए गए हैं उसी प्रकार से वहां पर राज्य बना दिए गए, रीजनल गवर्नमेंट बना दिए गए। सोचिए कि हमारा देश जो है वो इतना बड़ा देश है, यहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, तब जाकर के हमने राज्य बनाने के बारे में सोचा। लेकिन जो बेल्जियम देश है वो छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा है, और वहां पर क्या किया गया है, राज्य बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट बनाए गए हैं। इसी के साथ यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे पावर्स को लेकर के किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। यानी जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसको दे दिया गया। फ्लेमिश रीजन में जो सरकार चल रही थी, वेलोनिया रीजन में जो सरकार चल रही थी, आपको ब्रसेल्स में जो सरकार चल रही थी, यहां की सरकारों के पास ये ताकत बांट दिए गए, दे दिए गए। और यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपना काम करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेकर के काम नहीं करती है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है। इस चीज को बोलते हैं फेडरलिज्म। इस चीज को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो यहां पर यह भी सिस्टम लाया गया। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर यह भी व्यवस्था किया गया कि जो देश की राजधानी है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में एक अलग सरकार बना दी गई जहां पर दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर की संख्या बराबर है दोनों कम्युनिटीज की, उसी प्रकार में जो यहां पर ब्रसेल्स है यहां पर दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। यहां पर देखिए बात है, आप बोलेगा कि देखिए ब्रसेल्स में तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% थे और डच स्पीकिंग 20% थे, तो यहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? उसका कारण यह है कि हमने देखा कि पूरे देश में डच स्पीकिंग 59% है और 40% फ्रेंच स्पीकिंग है। जब पूरे देश में डच स्पीकिंग लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेजोरिटी में होने के बावजूद दोनों का रिप्रेजेंटेशन बराबर होगा, तो ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि हां भैया यहां पर भी आप लोग इक्वल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर का हिस्सेदारी दे रहे हैं तो हम आपको राजधानी में दे देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार से यहां पर दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो ब्रसेल्स की सरकार है उसमें भी बराबर तय कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि यहां पर अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम देश में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी सरकार भी चलती है, तीसरा फॉर्म ऑफ सरकार भी चलता है, और यह सरकार है कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब कि ये जो सरकार है ये अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है। मतलब कि फ्रेंच लोगों के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग काम करती है, इसके अलावा डच लोगों के लिए अलग, जर्मन लोगों के लिए अलग। इसमें यह होता है कि यहां पर जो टॉपिक्स हैं जो कि कल्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लैंग्वेज के ऊपर डिसीजन लेना कि भाई लैंग्वेज में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके साथ ही उन लोगों के कल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको यह गवर्नमेंट डील करती है। मतलब कि यहां पर जो डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, इन सबका अपना अपना कल्चरल गवर्नमेंट है जो कि अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करती है। मतलब कि यहां पर इस गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, कल्चरल पावर है, एजुकेशनल पावर है, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर यह सरकार डिसीजन ले सकती है, और इसके पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ना चेंज कर सकती है, ना इसमें कोई छेड़खानी कर सकती है। मतलब कि डच लोग अपने कल्चर के लिए क्या काम करेंगे यह सरकार तय करेगी, डच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल नहीं देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी दखल नहीं देगा, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का मुद्दा है। अब यहां पर इस चीज को, इस व्यवस्था को हम क्या करते हैं, यहां पर जरा सा समराइज कर लेते हैं, तो यहां पर हम लोगों को यह चीज समझना आसान हो जाएगा। यहां पर ये पॉइंट्स के रूप में है, आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले कि डच और फ्रेंच मिनिस्टर का नंबर बराबर होगा, इक्वल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहली बात। दूसरा बात
कि यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कानून को पास करना चाहती है जो किसी प्रकार से किसी के राइट को वायलेट करता है या फिर एक प्रकार से कुछ राइट वगैरह में चेंजेस करता है, स्पेशल कानून है, तो वहां पर इस प्रकार के स्पेशल कानून को पास करने के लिए दोनों कम्युनिटीज का मेजोरिटी अलग अलग लेना जरूरी है, तभी वो कानून पास होगा। इसी प्रकार से ब्रसेल्स में स्टेट गवर्नमेंट भी बनाए गए हैं, रीजनल गवर्नमेंट भी बनाए गए हैं, और इन रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के। जैसे हमारे देश में राज्य सरकारें होती हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया, और ये सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम नहीं करती हैं, बल्कि वो अपना काम खुद से करती हैं, अपना डिसीजन खुद से लेती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर नहीं देता है। इसके साथ ही देश की जो राजधानी है ब्रसेल्स, यहां के लिए एक अलग से सरकार चलती है जहां पर दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ ही एक अलग से गवर्नमेंट यहां पर चलती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए अलग अलग होती है, जो कि अपने कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन के ऊपर डिसीजन लेती है, जिसके मुद्दे में, जिसके काम में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दखल नहीं देता है। तो क्लियर बात है किस प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो यहां पर अगर आपसे बेल्जियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं और ये पॉइंट्स आपको मार्क्स दिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि यू माइट फाइंड बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। कहता है कि देखो भैया, आपने पढ़ा बेल्जियम का सिस्टम, आपको बहुत ये कॉम्प्लेक्स लगा होगा कि भैया ये काम कैसे करता है, इतना कॉम्प्लेक्स है, एक ही आदमी के ऊपर इतना सरकार काम कर रहा है, 4-5 सरकार काम कर रहा है, तो यहां पर लोग रहते कैसे हैं, इनको काम कोई दिक्कत होता है तो जाते किसके पास है। तो भाई सही बात है, ये सिस्टम जो है एक प्रकार का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि भाई कोई टॉपिक हुआ, कोई परेशानी हुई किसी जनता को, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए या फिर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए या फिर अपने कल्चरल गवर्नमेंट के पास जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन बात यह है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो अरेंजमेंट किया गया है, इसने आज तक ब्रसेल्स को या फिर जो देश है बेल्जियम उसको संभाल करके रखा है। वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी है, और यहां जो मेजर कम्युनिटीज हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई ना तो तनाव है, ना तो झगड़ा है, ना किसी की प्रकार की परेशानी है। समझ गए। तो यहां पर ये जो डिसीजन लिए गए हैं, ये जो यहां पर व्यवस्था बनाई गई है, इसने देश में कोई भी प्रकार का परेशानी होने से रोक दिया है। मतलब कि जनता के बीच में किसी प्रकार का लैंग्वेज के आधार पर झगड़ा या फिर किसी और तरीके से झगड़ा, मतलब कि जो श्रीलंका में हमने उदाहरण देखा वैसा कुछ यहां पर क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो है एक प्रकार से काम करती है और सक्सेसफुल है। अब यहां पर देखिए, यह व्यवस्था इतनी पॉपुलर हुई, इस चीज को इतना सराहा गया, इतना अच्छा माना गया पूरी दुनिया में, कि यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया तो यूरोपियन यूनियन का जो आपको हेडक्वार्टर बनाया गया, वो बनाया गया कहां पर? ब्रसेल्स में। समझ गए, ब्रसेल्स में बनाया गया, क्योंकि ये एक प्रकार से दिखाता है कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी के लोग। ये आपको यूरोपियन पार्लियामेंट का तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आगे कहता है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने दो कहानियां पढ़ी, दोनों जगहों पर डाइवर्सिटी थी, दोनों जगहों पर एक प्रकार से अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, डाइवर्सिटी थी। तो यहां पर दोनों कम्युनिटीज ने अलग अलग तरीके से इस चीज को हैंडल किया। दोनों में देशों में डेमोक्रेसीज थी, लेकिन एक जगह पर पावर शेयरिंग किया गया, एक जगह पर नहीं किया गया, और दोनों जगहों पर रिजल्ट हमें अलग अलग देखने को मिले। वहीं अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे वो एक प्रकार के वाइज थे, उनको समझ में आ रहा था कि देश का यूनिटी अगर बना करके रखना है तो क्या करना है। उन्होंने जो डिसीजन लिए, लोगों के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, उससे देश की यूनिटी बनी रही और देश में किसी भी प्रकार का विभाजन या फिर झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन उसके बदले में हम लोग श्रीलंका का जब हम लोग देखते हैं तो श्रीलंका में क्या किया गया, वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी बात को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की, सभी लोगों पर थोपने की कोशिश की, और इस चीज की वजह से यहां पर देश की यूनिटी पर ही खतरा हो गया। लोग एक अलग देश बनाने की बात करने लगे, देश को तोड़ने की बात करने लगे।
तो इस प्रकार का सिचुएशन हम देखते हैं कि भाई पावर शेयरिंग क्रिएट कर सकता है। अगर पावर शेयरिंग किया जाए तो क्या फायदा होगा, और पावर शेयरिंग अगर हम नहीं करते हैं, लोगों को भागीदार नहीं बनाते हैं, तो किस प्रकार के सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब यहां पर आपको अब रीजन बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। हमने तो एक तरीके से अभी तक समझा कि पावर शेयरिंग करेंगे तो फायदा क्या है और नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। अब यहां पर दो रीजन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कहता है कि दस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोग दो प्रकार के रीजन या दो रीजन दे सकते हैं कि भाई क्यों पावर शेयरिंग होना जरूरी है, क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए। सबसे पहला यह है कि पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से समाज में टकराव या फिर झगड़े की सिचुएशन को, कंफ्लिक्ट के सिचुएशन को हम लोग कम कर सकते हैं। सोशल ग्रुप्स में जो झगड़े का सिचुएशन होता है उसको हम लोग बढ़ने से या फिर होने से हम लोग रोक सकते हैं। कहता है कि देखो, सोशल कंफ्लिक्ट जब भी होगा उसकी वजह से देश में वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है जिससे देश में पॉलिटिकल ऑर्डर आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, सरकार अच्छे से फंक्शन करने पाती है, किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को कोई भी परेशानी नहीं होती, उनको किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं होता है। और यहां पर इसके बदले में अगर हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म लागू करने की कोशिश करेंगे, यानी दूसरे लोगों पर अपने विचार थोपने की कोशिश करेंगे, उससे देश में तनाव क्रिएट होता है, देश में झगड़ा क्रिएट होता है। और एक तरीके से हमें लगता तो है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अंततः कुछ सालों के बाद, 10 20 30 सालों के बाद हमें रियलाइज होता है कि जो ये सिचुएशन हमने क्रिएट की थी, जो ये डिसीजन लिए थे, वो गलत थे और उससे देश को नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। समझ गए? तो एक रीजन क्या है? एक रीजन आपका है कि भाई देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट नहीं होगा, लोग एक साथ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पहला रीजन। अब यहां पर आगे कहता है, आगे दूसरा रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। कि भाई डेमोक्रेसी है मतलब कि सब लोग पॉलिटिकली इक्वल हैं, सब लोग वोट देंगे, सब लोगों के वोट का वैल्यू बराबर होगा। मतलब यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग, कि सभी लोगों में पावर बांट दो। कोई राजा के पास ताकत नहीं रहेगा, बल्कि देश की सभी जनता के पास ताकत रहेगा, जो कि वोट देकर के अपनी सरकार को चुनने का काम करेंगे। यही चीज कहता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, डेमोक्रेसी का स्पिरिट है। अ डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक रूल का मतलब क्या होता है? यह चीज पिछले साल आपने अच्छे से समझा था, पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेटिक रूल का मतलब ही यही होता है कि पावर उन लोगों के साथ बांटना जो कि उस पावर से प्रभावित हो रहे हैं, डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं, उनका कंसेंट लेना, उनसे एक प्रकार से उनको डिसीजन लेने में शामिल करना, यह हमारे डेमोक्रेसी का रियल मतलब होता है। समझ गए? कहता कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। मतलब कि जनता के ऊपर किस प्रकार से शासन होना चाहिए, इस चीज के लिए जनता से एक बार पूछना जरूरी है, जनता से बात करना, डिस्कशन करना जरूरी है। आगे कहता कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक तरीके से हम लोग लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी मानेंगे डेमोक्रेसी में जहां पर सिटीजन्स के पास ये राइट हो कि वो सरकार में पार्टिसिपेट कर सके, सरकार के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके और एक तरीके से उनकी बात को सुना जाए। अब यहां पर कहता है कि इन दो रीजंस में से पहला रीजन को हम लोग प्रूडेंशियल रीजन मान सकते हैं और दूसरा हमारा मोरल रीजन होता है। प्रूडेंशियल रीजन कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को हमने सोच समझ के, फायदा नुकसान देख करके हमने तय किया कि भाई हां भैया देखो, अगर हम लोग यहां पर पावर शेयरिंग करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, समाज को फायदा होगा, लोगों में कंफ्लिक्ट नहीं होगा, लोग दुखी नहीं होंगे तो बहुत फायदा होगा, देश डेवलप करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये हमने देखा कि फायदा नुकसान क्या है। दूसरा हमारा रीजन जो हुआ, हमने बोला कि यार डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग दोनों होना चाहिए, डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होना चाहिए। ये एक मोरल रीजन है कि भाई हमने बोला कि डेमोक्रेसी लागू कर रहे हैं तो वहां पर पावर शेयरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल उसी प्रकार से चलता है, दोनों का प्रिंसिपल लगभग सेम ही है। समझ गए?
तो यहां पर यही चीज कहता है कि एक रीजन हमारा प्रूडेंशियल रीजन है और दूसरा हमारा मोरल रीजन है। कहता है कि प्रूडेंशियल रीजन से हमें क्या होता है, हमें यह पता चलता है कि पावर शेयरिंग से फायदा होगा। मोरल रीजन हमें पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल डिक्लेयर करता है। मतलब सिंपली बात यह है कि एक रीजन हमने देखा कि उससे हमें क्या फायदा है वो हमने देखा, दूसरा रीजन हमने मोरल रीजन के रूप में देखा कि भाई देखो हम लोगों को यह करना चाहिए, यह अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो बुरी बात होगी, इस प्रकार का एक बात है, मोरल बात है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे क्या है भाई, आगे यहां पर हम लोगों को एक कहानी है खलील डायलेमा। इसको आप खुद से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके लिए टास्क है कि खुद से पढ़िए। यहां पर एक तरीके से विक्रम बेताल की कहानी बताई है कि विक्रम बेताल है, बेताल विक्रम से एक सवाल पूछता है। वो वहां पर लेबनान की बात की गई है, लेबनान की सिचुएशन की बात की गई है। इस चीज को आप पढ़िएगा, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं आपका एक तरीके से थिंकिंग एबिलिटी या फिर जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा इसको। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हैं। हमने अभी तक समझ लिया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, करेंगे तो क्या फायदा है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, ये चीजें हम समझ चुके हैं। लेकिन हमने अभी तक जो पावर शेयरिंग की बात की वो एक प्रकार से सोसाइटी में कैसे पावर शेयरिंग होता है उसको हमने देखा कि भाई सभी लोगों को सत्ता में शामिल करना चाहिए, सरकार में पावर में शामिल करना चाहिए, ये सब बातें हमने देखा। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो अब हम देखने वाले हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर पावर शेयरिंग किस प्रकार से किया जाता है। मतलब जब रियलिटी में डेमोक्रेसी काम करती है, रियलिटी में जब वोट पड़ते हैं, सरकार बनती है, सरकार चुनाव लड़के बनती है, तो वहां पर पावर शेयरिंग किस किस प्रकार से होता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं पावर शेयरिंग के। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ते हैं। कहता है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब है कि भाई पावर, सत्ता, यानी जो पॉलिटिकल पावर है उसको एक जगह पर ना रखो बल्कि लोगों के बीच में बांट दो। यह चीज एक प्रकार से बिल्कुल अपोजिट है कि भाई एक राजा के पास पावर होना चाहिए, एक बहुत पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए, उसके बिल्कुल अपोजिट है पावर शेयरिंग। पहले यह माना जाता था कि पावर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पावर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, एक आदमी के पास, एक राजा के पास सारा पावर होना चाहिए। और पहले ऐसा होता भी था, राजा जो होता था उसके पास सारे पावर होते थे, वो जो चाहे वो कर सकता था और किसी के पास उतना पावर नहीं होता था। तो पहले यह माना जाता था कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास थोड़ा सा पावर आ जाता है तो उससे यहां पर व्यवस्था को, सरकार को चलाने में दिक्कत होती है और एक प्रकार का कंफ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है या फिर डिसीजन लेने में देरी हो सकता है और एक तरीके से सरकार चलाने में दिक्कत हो सकती है। यह चीज यहां पर पहले माना जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर आगे चल के क्या हुआ, जब डेमोक्रेसी यहां पर आ गई तो डेमोक्रेसी में यह प्रिंसिपल लाया गया, बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का यही है कि जो यहां पर सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास पावर है, वो जनता द्वारा दी गई है, जनता से पावर आती है। किसी राजा या रूलर से पावर नहीं आता है बल्कि जनता उनको पावर देती है, जनता से पावर आता है। मतलब कि यहां पर डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो अपने ऊपर शासन करते हैं, खुद से शासन करते हैं व्यवस्थाओं के जरिए। मतलब कि अगर यहां पर हमारा केंद्र सरकार चल रहा है, राज्य सरकार चल रहा है, तो वो लोग कोई रूलर नहीं है कि हमारे ऊपर शासन करेंगे, नहीं, हमने उनको भेजा कि हमारे लिए काम करो, तुम जा करके हमारे इलाके का रोड बनवा दो, हमारे इलाके में फैक्ट्री लगवा दो, हमारे इलाके में तुम पानी दे दो। तो हमने उनको भेजा है कि तुम काम करो, तुम राजा नहीं बन गए हो, तुम वहां पर जाकर के कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं बन गए हो, हमने तुमको वहां पर बैठाया है कि तुम हमारे लिए काम करो। समझ गए? तो यहां पर यही चीज कहता है कि इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोसाइटी के हर एक व्यू को, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जाता है और यहां पर हर एक व्यक्ति की बात सुनने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सही है, गलत है, बहुत डिस्कशन, डिबेट, डिलिब्रेशन होता है, तब जाकर कोई डिसीजन लिया जाता है। ये चीज आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग अब देखने वाले हैं
कि अब यहां पर हमारा जो आज के समय में डेमोक्रेसीज चल रही हैं इंडिया में चाहे दुनिया के किसी और देश में, वहां पर पावर शेयरिंग किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि जो सरकार है, स्टेट है, उसके डिफरेंट ऑर्गन के बीच में पावर को बांट देना। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेट का पावर है, स्टेट का पावर कहने का मतलब जो इंडिया कंट्री आप देख रहे हैं, इंडिया कंट्री में जितने पॉलिटिकल सिस्टम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, पुलिस हो, आर्मी हो, या फिर आपका एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सब पॉलिटिकल पावर मिला करके, पूरा देश मिला करके हमारा इंडिया स्टेट बनता है, इंडिया देश बनता है। ठीक है, देश का, कंट्री का पॉलिटिकल पावर बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने देश के स्टेट के पॉलिटिकल पावर को तीन हिस्सों में बांट देते हैं। तीन हिस्से कौन कौन से हो गए, पहला हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इन तीनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को बांट देते हैं। हमारे देश में क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर को बांटने का काम करता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि भाई हमारा जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा। लेजिस्लेचर में कहने का मतलब क्या, हमारे देश की पार्लियामेंट, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पार्लियामेंट होते हैं, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट्स में, तो ये जो होते हैं ना, ये आपके आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लेजिस्लेटिव हिस्से होते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच होते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अलावा हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके अलावा हमारे देश में जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। मतलब कि ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, ये क्या करेगा, कानून बनाने का काम करेगा। तो हमारे देश की संसद, पार्लियामेंट का क्या काम है भाई, कानून बनाने का काम है। अब कानून बना लिया, उसको लागू करने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच करेगा। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेगा, पुलिस का सहारा लेगा, और भी चीजों का यूज करके यहां पर कानून वगैरह लागू करने का काम करेगा। फिर इसके बाद आता है हमारे देश की जुडिशरी। जुडिशरी क्या काम करती है, जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हुआ या नहीं हुआ, या फिर कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई, या फिर जो कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया वो सही बना है या नहीं बना है, उसमें कुछ गलती है या नहीं है, ये सब चीज चेक करने का काम जुडिशरी करती है। इसके साथ साथ हमारे देश में अगर कोई क्राइम होता है, कोई चोरी वगैरह कुछ गलती होती है, तो उसको भी यहां पर जज करने का काम कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तो इस प्रकार से क्या किया गया है, हमारे देश का जो पॉलिटिकल पावर है, इस पॉलिटिकल पावर को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला आपका लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा जुडिशरी है। तो यहां पर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि यह जो यहां पर पावर का डिवीजन किया गया है, इसको क्यों किया गया है, कैसे किया गया, ये सारी चीजें। अब ये जो यहां पर हमारा जो पावर शेयरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या, मतलब कि यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसमें ये तीनों जो अंग बनाए गए हैं, तीन डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला पावरफुल है, ये वाला कमजोर है, या फिर ये पावरफुल है, ये कमजोर है, ऐसी बात नहीं है। तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के काम को देखने का या फिर चेक करने का काम करते हैं। अब यहां पर कहता है कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये सेम लेवल पर होते हैं और अपने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकता है, दूसरा तीसरे को ऑर्डर नहीं दे सकता है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हो गए तो प्रधानमंत्री जज को ऑर्डर देंगे या फिर पार्लियामेंट को ऑर्डर देंगे, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट आ गई तो पार्लियामेंट जो है वो प्रधानमंत्री को ऑर्डर देगी, या फिर पार्लियामेंट जाकर के जज को ऑर्डर देगी, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? तो जो इनका काम है वो अपना काम करते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तीनों एक दूसरे के काम को चेक करने का काम कहते हैं। ठीक है, तो आगे यहां पर कहता है कि सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर।
तो भाई इस प्रकार का डिवीजन क्यों किया गया, पावर शेयरिंग क्यों किया गया? इस प्रकार का पावर शेयरिंग इसलिए किया गया ताकि सरकार का कोई भी ऑर्गन, कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। मतलब कि अगर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अपने पावर को अनलिमिटेड यूज ना करे, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर को अनलिमिटेड यूज ना करे, और जो जज हैं या फिर जुडिशरी है वो अपने पावर को अनलिमिटेड यूज ना करे, उनके पावर के ऊपर लिमिट हो, जो कि दूसरा ऑर्गन लिमिट लगाने का काम करेगा। कहता है कि दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होता है, इस प्रकार का जब हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं, इससे जो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, और साथ में यहां पर इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। अब यहां पर आगे कहता है कि लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ये चीज पिछले साल आप पढ़ चुके हैं कि भाई देखो, हमारे देश में जो सरकार चलती है, जो यहां पर मिनिस्टर्स बैठे हुए होते हैं, वो मिनिस्टर अगर कुछ काम करते हैं, उनके पास पावर है, वो पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे सकते हैं, वो अपना काम करवा सकते हैं। उनका ये काम है कि वो डेली टास्क को, डेली मैनेजमेंट को देखें कि भाई सरकार सही से चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन वो अपने पावर को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते, जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन मिनिस्टर्स को जाकर के पार्लियामेंट में जवाब देना होता है या फिर स्टेट असेंबली में जवाब देना होता है। स्टेट असेंबली उन मिनिस्टर्स के ऊपर निगरानी रखती है, सरकार के ऊपर एक प्रकार का निगरानी रखने का काम करता है। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। देखिए, जजेस का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ही जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये जज बनते हैं, जो जुडिशरी होती है, वो सरकार के कामकाज को चेक कर सकती है कि सरकार ने काम किया, सही किया, गलत किया, ये चीज चेक करने का काम कर सकती है। और साथ में पार्लियामेंट या फिर जो स्टेट असेंबली है, उसने अगर कोई कानून बनाया है तो वो कानून सही है या नहीं है, उसको लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज भी चेक करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो अरेंजमेंट बनाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे को चेक और बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, वो कानून सही नहीं है, किसी के पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है या किसी के साथ भेदभाव करता है, तो उसको यहां पर हमारा जो जुडिशरी है वो कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार से यहां पर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कोई मिनिस्टर है, वो कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, अपने पावर को अनलिमिटेड यूज करने की कोशिश करता है, तो वहां पर पार्लियामेंट उसके ऊपर रोक लगा सकती है, पार्लियामेंट उससे जवाब पूछ सकती है, सवाल पूछ सकती है, या फिर किसी भी प्रकार से यहां पर एग्जीक्यूटिव या फिर हमारा पार्लियामेंट सही से काम ना करे, तो उसके ऊपर जुडिशरी एक प्रकार का निगरानी रख सकती है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या है भाई? पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। यहां पर बात यह है कि हमारे देश में या फिर दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट चलती है। जैसे इंडिया की बात करें तो यहां पर हमारे देश में क्या व्यवस्था बनाई गई है? हमारे देश में एक सरकार चलती है जो कि पूरे देश का कामकाज देखती है, जो कि नई दिल्ली में बैठती है। यहां पर उसका काम क्या है? पूरे देश के कामकाज को देखना कि भाई दूसरे देश से क्या डील करना है, आर्मी क्या करेगी, डिफेंस में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमी कैसे संभालना है, ये सब काम कौन देखता है? हमारे देश का गवर्नमेंट, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम देखेगी। अब यहां पर ये जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन यहां पर हमारे देश में एक दूसरे लेवल का भी गवर्नमेंट होता है जिसको कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में अलग है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हर रीजन के लिए एक अलग स्टेट गवर्नमेंट चल रही है जो कि अपने रीजन के कामकाज को देखेगी, कुछ खास टॉपिक्स का कामकाज करेगी, जैसे कि अपने इलाके के पुलिस को संभालेगी, इसके अलावा अपने इलाके में डेवलपमेंट कार्य को देखेगी। इस तरीके से और भी बहुत टास्क हैं जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, देखती है।
अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के कामकाज में दखल नहीं देते हैं। और यहां पर हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किन टॉपिक्स के ऊपर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किन टॉपिक्स के ऊपर काम करेगी। और इसके साथ साथ हमारे देश में एक नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया है 1993 में, और वो है लोकल सेल गवर्नमेंट। मतलब कि जो गांव में पंचायत होती है, या फिर जिला के स्तर पर जिला परिषद होता है, या फिर ब्लॉक के स्तर पर जो पंचायत समिति होता है, वो भी एक प्रकार से हमारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। या फिर शहरों में जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं, ये सारे लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, और ये सब भी अपना काम खुद से देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो यहां पर लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। लोकल गवर्नमेंट अपना काम खुद से करती है। स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा भले देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन वो अपना काम खुद से देखेंगे, कोई भी दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता है। सिंपली बात यहां पर यह है कि ये जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक ही जनता के ऊपर शासन करते हैं। मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो मेरे शहर में नगर निगम है, समझ गए? तो यहां पर नगर निगम जो है वो मेरे लिए काम करता है, मेरे इलाके का रोड साफ करवाएगा, नाली बनवाएगा, या फिर आसपास के इलाके में सुंदरीकरण करवाएगा, इस तरीके के काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट मेरे इलाके के पुलिस को संभालेगी, या फिर यहां पर कोई रोड बनवाना है या फिर कोई डेवलपमेंट का कार्य करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसी प्रकार से मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो भाई मेरे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो कि मेरे लिए मेरे देश का काम देखेगी। भाई चाइना से कैसे डील करना है, पाकिस्तान से कैसे डील करना है, अमेरिका से कैसे डील करना है, देश की इकोनॉमी कैसे चलानी है, देश का यहां पर हम लोग और भी बहुत टॉपिक्स में क्या काम करने वाले हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो इस प्रकार से यहां पर जो इंडिया का पावर है, इंडिया का पॉलिटिकल पावर है, उसको हमने 3 लेवल की गवर्नमेंट में बांट दिया, और तीनों लेवल के जो गवर्नमेंट हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इनके पास एक दूसरे के काम में दखल देने का परमिशन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं बोलेगी। लोकल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं बोल सकता है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं बोल सकता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा है पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। यहां पर यही चीज कहता है कि जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कई जगहों पर यूएसए में उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और यहां पर हम लोग का जो रीजनल गवर्नमेंट है, हम लोग उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। दुनिया के सभी देशों में यह सिस्टम फॉलो नहीं होता है। जैसे कि आप अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आएगा कि यहां पर किस चीज की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है। यहां पर कहता है कि देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि बेल्जियम का उदाहरण हमने देखा, बेल्जियम में इस प्रकार की व्यवस्था थी। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा। उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, रीजनल गवर्नमेंट काम करती है, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बातें नहीं लिखी गई है, तो वहां पर हम नहीं मानते कि इस सिस्टम को लागू किया गया, ठीक है। आगे यही चीज कहता है कि देखिए ये जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग लोअर लेवल पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग ने क्या किया है, इस सिस्टम को लागू किया है, फेडरलिज्म को लागू किया है, ठीक है। और ये जो हमारा पावर शेयरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या, मतलब कि एक पूरे देश के लिए सरकार, एक रीजनल सरकार, एक हमारा लोकल सरकार, तो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो गया। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एक प्रकार से आप समझ गए, और यहां पर ये हो गया हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है।
आगे बढ़े तो यहां पर हमारा आ जाता है टॉपिक नंबर थर्ड, मतलब कि यहां पर अब हम लोग तीसरे प्रकार का डिवीजन देखते हैं, और ये है पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब कि जो हमारे देश में या फिर किसी भी देश में अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर शेयरिंग किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का फॉर्म ऑफ हमारा क्या है, पावर शेयरिंग है। अब देखिए यहां पर आपने जब बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात देखी, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, एक एग्जाम्पल था कि सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि भाई हर एक कम्युनिटी को अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट दे दिया, वो अपना काम देख रहे हैं, अपना काम संभाल रहे हैं। और ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ देशों में क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, जहां पर जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं, जिनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर एक तरीके से वो कमजोर हैं किसी तरीके से, तो उनका क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर में। जैसे कि हमारे देश में अगर हम लोग देखें, तो हमारे देश में यह सिस्टम लागू किया गया है रिजर्वेशन के जरिए, कि भाई हमारे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं, जिनका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है या फिर वो उतने पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है, तो उनको हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं। उनका रिप्रेजेंटेशन कहां बढ़ाएंगे, लेजिस्लेचर में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिए जाते हैं, या फिर जो आपके पार्लियामेंट होता है, इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए यहां पर रिजर्वेशन दिए जाते हैं। यही चीज कहता है कि लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। तो यहां पर यही बात है कि यहां पर हम लोग ये रिजर्वेशन क्यों देते हैं, ताकि यहां पर हम लोग पावर शेयरिंग कर सके। सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन है, जिनका उतना पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो, और साथ में उनका उत्थान भी हो सके। ठीक है, कहता है कि दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। मतलब आगे के चैप्टर में इस चीज के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब यहां पर कहता है कि देखिए एक और तरीका है पावर शेयरिंग का, वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में, और साथ में मूवमेंट के रूप में। तो यहां पर सबसे पहले यह समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग कैसे होता है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं, इलेक्शन लड़ने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, ए, बी और सी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि भाई यहां पर गवर्नमेंट तो एक ही पार्टी की बनेगी, गवर्नमेंट बन गई किसकी, बी पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। अब यहां पर क्या होता है, जो ए पार्टी है और जो सी पार्टी है, ये पार्टी क्या हो गए, अब अपोजिशन पार्टी बन गए। अब यहां पर बी पार्टी जो है गवर्नमेंट में बैठ जाती है, वो सारे गवर्नमेंट के डिसीजन लेगी, सारे काम करेगी। सारा काम कौन करेगा, ये बी पॉलिटिकल पार्टी करेगी। लेकिन यहां पर ए पॉलिटिकल पार्टी और सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या है, ये अपोजिशन है, अपोजिशन है। ठीक है, तो यहां पर बी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सरकार में बैठी हुई है, सरकार देख रही है, ये सरकार में रहते हुए अगर कोई काम करती है, तो ये जो अपोजिशन में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये एक प्रकार से चेक करती हैं कि ये जो सरकार ने काम किया सही किया कि गलत किया, जनता को उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, कोई गलत डिसीजन तो नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर जब यहां पर बी पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहते हुए कुछ गड़बड़ करेगी, कुछ काम करेगी ऐसा जो कि सही नहीं लगता है या फिर जनता के खिलाफ है, तो ए पॉलिटिकल पार्टी, सी पॉलिटिकल पार्टी जाकर के क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, या फिर एक प्रकार से पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे, जनता के सामने मुद्दा उठाएंगे कि देखो यहां पर सरकार गलत काम कर रही है, यह चीज गलती कर रही है। तो इस प्रकार से यहां पर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि निगरानी रखने का काम कर रहे हैं। और रियलिटी में एक तरीके से समझें तो पावर शेयरिंग भी तो हो रहा है ना, कि यहां पर पावर इसके पास, ये लोग इस पावर के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं कि तुम ज्यादा गलती मत करो, ज्यादा उछलो मत, ज्यादा पावर इधर उधर मत करो। तो ये एक तरीका होता है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पावर शेयरिंग करती हैं। इसके अलावा दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये हो सकता है कि यहां पर मान लो कि इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर वोट नहीं मिले, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली,
तो यहां पर ए पॉलिटिकल पार्टी है, बी पॉलिटिकल पार्टी है, सी पॉलिटिकल पार्टी। अब ये दोनों को मिलकर के यहां पर मेजोरिटी हो जा रहा है, तो दोनों मिलकर के सरकार बना लेती है। दोनों मिलकर के इन्होंने क्या किया, सरकार बना लिया। अब यहां पर आपको पता है कि जो इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, उनका अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, अपने उनके उनके सपोर्टर्स होते हैं। तो यहां पर जब ये दोनों मिलकर के सरकार चलाएंगी, तो यहां पर एक प्रकार का ये क्या कर रहे हैं, आपस में पावर शेयरिंग कर रहे हैं। और यहां पर सी फिर क्या करेगी, अपोजिशन का काम करेगी। समझ गए? तो यहां पर इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है। और भी तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग का, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखें, तो उस पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग हैं या फिर एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, उसमें लीडर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं। तो ये सभी अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं और ये सब एक साथ मिलकर के पॉलिटिकल पार्टी चलाने का, उसको जिताने का काम करते हैं। तो यहां पर भी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक प्रकार का पावर शेयरिंग होता है। समझ गए? तो यहां पर देखिए यही चीज है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग कैसे होता है। आइए देख लेते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ फॉर पावर। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो सिटीजन है वो फ्री है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिता दे। सारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि किस प्रकार से वो पावर में आ सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंपटीशन होते रहता है पार्टीज के बीच में। इस प्रकार के कंपटीशन से क्या होता है, पावर एक हाथों में नहीं रहता है, बल्कि इस बार ए पॉलिटिकल पार्टी जीती, अगली बार बी जीत जाएगी, उसके अगली बार सी जीत जाएगी। तो पावर एक जगह पर सेंट्रलाइज नहीं होता है, बल्कि लोगों में चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है? इसके साथ ही दूसरे तरीके पॉलिटिकल पार्टी में कैसे पावर शेयरिंग होता है, यह तो मैंने आपको समझा दिया। कहता है कि इन द लॉन्ग रन power is shared among different political parties that represent different ideology and social group। जो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अलग अलग समय पर सरकार बनाते रहती हैं, इनका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, इनका अलग अलग सोशल ग्रुप होता है, जिनके पास एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर अलग अलग समय पर आते रहता है। जैसे ए पॉलिटिकल पार्टी जीती, उसके सोशल ग्रुप सपोर्टर्स अलग होंगे, बी पॉलिटिकल पार्टी के सोशल ग्रुप सपोर्टर्स अलग होंगे, सी के अलग होंगे। जब बी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई तो वो सोशल ग्रुप, उसके सपोर्टर्स रियलिटी में पावर में आ गए, उनकी बात सुनी जाएगी। फिर अगली बार जब ए पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, वो पावर में आ गए, तो उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको जो कम्युनिटी सपोर्ट करती है उसकी बात सुनी जाएगी। और सी जब पावर में आएगी तो उसके जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी कम्युनिटीज जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। तो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में पावर एक प्रकार से चेंज होते रहता है, उनकी बात हमेशा सुनी जाती है। अब यहां पर ये डायरेक्ट कहता है कि ये शेयरिंग कभी कभी डायरेक्ट भी होता है। जैसे कि अलायंस की बात मैंने की कि यहां पर दो पार्टीज एक साथ चुनाव लड़ती हैं, या फिर दो पार्टीज साथ मिलकर के सरकार बनाती हैं। तो यहां पर भी जो दोनों कम्युनिटी है, जो अलग अलग कम्युनिटी हैं, जो कि अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका एक प्रकार से अलायंस होता है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होता है। ठीक है? तो यहां पर ये कोalition गवर्नमेंट में इस प्रकार से काम होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे कहता है कि डेमोक्रेसी में हम लोगों को इंटरेस्ट ग्रुप देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पर आपको मजदूर संगठन, व्यापारी संगठन, कर्मचारी संगठन, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, जहां पर ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, सभी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है? अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों का भी एक प्रकार से गवर्नमेंटल पावर में हिस्सेदारी होता है। कैसे? अब यहां पर जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, अपनी कुछ डिमांड्स होते हैं। तो ये ट्रेडर्स अपनी कम्युनिटी का एक ग्रुप बना लेते हैं, ट्रेडर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये टैक्स में छूट दो तो हम काम करेंगे। तो वो लोग सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, तो सरकार अगर उनकी बात मान लेती है तो उनकी बात मान ली गई, पावर शेयरिंग एक प्रकार का हो गया, उनकी बात सुन ली गई। अगर ये लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं, सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने लगेगा। अपोजिशन पार्टी फिर बोलेगी कि अच्छा हम सरकार में आएंगे तो आपकी ये मांग पूरी कर देंगे। होता है ना,
इस प्रकार से चीजें चलती हैं। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालती हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करती हैं चुनाव जीतने में कि भाई तुम जीतोगे तो मेरी बात मान लेना। समझ गए? इस प्रकार से भी यहां पर एक प्रकार का पावर शेयरिंग होता है, गवर्नमेंट के पावर में इनको हिस्सेदारी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे आपको आंदोलन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं जहां पर जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर आपने देखा होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, या फिर किसान आंदोलन। ये सारे आंदोलन चलते हैं तो इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है सरकार के डिसीजन को चेंज करना, या फिर जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसमें किसी प्रकार का चेंज लाना। तो ये एक प्रकार से सरकार में ना होते हुए, बिना चुनाव लड़े, इनके पास एक प्रकार का पावर होता है, एक प्रकार का ताकत होता है, अपनी बात ये सरकार से मनवा सकते हैं। तो रियलिटी में इनके पास भी तो पावर है ना, तो ये भी हिस्सेदार हुए या ना हुए? ये भी हिस्सेदार हुए। ठीक है, अब यहां पर इन चीजों के बारे में और भी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है क्योंकि आगे हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।